हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान। दिस साइड निधि गिल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। आज हम जिस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं वो है क्लास 10th की सीरीज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। लास्ट क्लास में हमने पावर शेयरिंग के पार्ट 1 को स्टडी किया था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। उस क्लास में हमने देखा था हमें पावर शेयरिंग को क्यों पढ़ना है और पावर शेयरिंग को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमें कौन सी दो कंट्रीज़ को स्टडी करना है। वन इज़ बेल्जियम एंड अनदर वन इज़ श्रीलंका। हमने दोनों ही कंट्रीज़ को इंडियन कंटेक्स्ट में कंपेयर करते हुए दोनों की जोग्राफिकल लोकेशन को स्टडी किया। हमने पढ़ा बेल्जियम यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक छोटी सी कंट्री है एंड वी ऑल्सो स्टडीड श्रीलंका इंडिया की आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज़ है। दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर हमने एथनिक कॉम्पोजिशन को स्टडी किया। एथनिक कॉम्पोजिशन में बेसिकली हमने देखा कौन कौन सी कंट्री में कौन सी स्पीकिंग के लोग रहते हैं। जैसे कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जर्मन स्पीकिंग कितना परसेंट प्रोपोर्शन शेयर करते हैं। इन श्रीलंका वी स्टडीड सिन्हाला ग्रुप और तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। आज हम इस चैप्टर में श्रीलंका को स्टडी करेंगे। श्रीलंका की जो केस स्टडी है उसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म, मेजॉरिटी की जो पॉलिसी है श्रीलंका में वो क्या है। ऑन द अदर हैंड वी विल ऑल्सो स्टडी सिन्हाला ग्रुप ने किस तरीके से श्रीलंका में गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। सेकेंड जो स्प्लिट होगा इस श्रीलंकन केस स्टडी का, उसमें हम तमिल्स लोगों की साइड को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी बुक में ये मैप गिवन है। मैंने आपको बताया था नॉर्थ में यहाँ पे बेसिकली तमिल्स लोगों ज़्यादा रहते हैं पूरे नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में, और यहाँ पे ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे सिन्हालीज ग्रुप ज़्यादा रहते हैं। सिन्हालीज ग्रुप 74 प्रोपोर्शन शेयर करते हैं and Tamil 13%, and there are 2 subdivisions in Tamil. One is Sri Lankan Tamils and other one is Indian Tamils. ये भी श्रीलंका का मैप है, हिस्टोरिकल मैप है। सेलियन यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो सेलियन बेसिकली यूज़ किया जाता था श्रीलंका के लिए। सो सेलियन वॉज अ ओल्डर नेम ऑफ श्रीलंका। 1960s के बाद इसका नाम चेंज किया गया। सेलियन अर्लियर नेम वॉज सेलियन, नाउ वी कॉल्ड इट श्रीलंका। और यहाँ पे पूरा सिन्हाला ग्रुप है और साइड में पूरा तमिल ग्रुप है। मैप आपको हमेशा याद रखना है। आपकी बुक में जो मैप दिया हुआ है एग्जाम परस्पेक्टिव से एथनिक कॉम्पोजिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड इवन इफ यू आर राइटिंग योर आंसर regarding the ethnic composition, any question you will get regarding the ethnic composition in Sri Lanka, best thing I will suggest you draw this map. इतना डिफिकल्ट नहीं है, you have to just draw it। और यहाँ पे आप शेड्स के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करके और यहाँ पे आप सर्कल या स्क्वायर या बॉक्सेस बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑल राइट, मैप क्लियर है। अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। आपकी बुक में मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन दी है विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डेफिनेशन एज इट इज़ आती है, डिफाइन मेजॉरिटेरियनिज्म, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मेजॉरिटेरियनिज्म। तो इस डेफिनेशन को बाद में हम यहाँ पे लुक आफ्टर करेंगे। पहले मेजॉरिटेरियनिज्म है क्या, इसको हम सिंपली समझ लेते हैं। आप यहाँ पे इमेज देखिए, मेजॉरिटी रूल। तो मेजॉरिटी रूल से क्या मीनिंग है, आपको यहाँ 2 फेसेस दिख रहे हैं, जस्ट लाइक योर्स, हैप्पी एंड स्माइली फेसेस। और आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स हैं दे आर रियली सैड अबाउट इट। किस चीज़ को लेके, आपको इमेजिन करना है दैट आप श्रीलंका के एक स्कूल के स्टूडेंट हो और आपके स्कूल ने ट्रिप ऑर्गेनाइज की जहाँ पे उन्होंने आपको 2 ऑप्शन दिए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में याला नेशनल पार्क, ये श्रीलंका में एक बहुत ही बेहतरीन नेशनल पार्क है। जैसे हमारे इंडिया में आपको बहुत सारे घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क मिलेंगे, ठीक उसी तरीके से। और एक बुद्धिस्ट म्यूजियम में ट्रैवल करने के लिए ऑप्शन दिया है। तो क्लास में चॉइस पूछा गया बच्चों से, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 74 जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने सपोर्ट किया, दे वांटेड टू गो याला नेशनल पार्क। और 13% जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने यहाँ पे वोट किया बुद्धिस्ट नेशनल म्यूजियम। यहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी फॉलो होती है श्रीलंका में, हमने समझ लिया है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी क्या कहती है, मेजॉरिटी रूल बाय मेजॉरिटी। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें जिस चीज़ को ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी की हमेशा पावर रहेगी, और जो मिनॉरिटी में है उनकी नीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो क्योंकि हमने पढ़ा था 74 प्रपोर्शन
जो है सिन्हालीज कंट्रीब्यूट करते हैं और 13% जो है वो आपके श्रीलंकन तमिल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कभी भी किसी भी फॉर्म में तमिल्स जो है वो मेजॉरिटी में आएंगे, क्योंकि उनका प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन में वो ऑलरेडी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं। मेजॉरिटेरिज्म क्या? इट इज़ अ बिलीफ, बेसिकली इट इज़ अ आइडिया, एक ऐसा आइडिया है जिसमें ये माना जाता है कि मेजॉरिटी जो है कम्युनिटी वो रूल करेगी ओवर द कंट्री इन वट एवर दे वे दे वांट टू, किसी भी तरीके से वो चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे वो तमिल्स को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो तमिल्स लोग उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ अ रूल ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप इन वट एवर दे वॉन्ट टू रूल बाय डिसरिगार्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसरिगार्डिंग। डिसरिगार्डिंग मीन्स बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे किस चीज़ को? नीड्स एंड विशेज़ ऑफ द मिनॉरिटी। मिनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनकी नीड्स को, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, और जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी का फॉलो किया जाएगा। इंडिया में भी मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे इंडिया में हमारी जो पार्लियामेंट है वो मेजॉरिटी से तो रूल करके इलेक्ट करके आती है, लेकिन यहाँ पे मिनॉरिटी कम्युनिटी को निगलेक्ट नहीं किया जाता। सो आई होप द मीनिंग ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इज क्लियर टू यू ऑल। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट मेजॉरिटेरिज्म इज अ कॉन्सेप्ट इन विच majority community rule over the minority community in whatever way they want to rule by disregarding their needs, their wishes, their rights। इनकी किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता। अब हम आगे देखते हैं। हमें बुक में आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका को स्टडी करना है। 1948 में दे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल, लेकिन आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इनको कॉलोनी बनाया और लगभग 100 सालों से ज़्यादा यहाँ पे रूल किया है। सो लुक आफ्टर दिस, देयर इज़ नो नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, बट येस फॉर योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपने इंडियन हिस्ट्री जैसे पढ़ा है, इसी तरीके से हम श्रीलंकन की हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिफाइन करते हैं, जैसे प्री हिस्ट्री, देन आपका प्री अनुराधा पूरा पीरियड, ये BCE बिफोर कॉमन एरा, देन अनुराधा पीरियड आपका AD 1000 AD तक चलता है, देन पोलना नारुआ पीरियड आपका है, उसके बाद ट्रांजिशनल पीरियड है। ये बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे हिस्ट्री को डिवाइड किया अलग अलग फेसेस में, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, देन मेडिवल हिस्ट्री, और देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे मेन आपको जो चीज़ समझनी है वो है ब्रिटिश का पीरियड और ये कैंडियन पीरियड। कैंडियन जो पीरियड है बेसिकली हम देखेंगे, इसके अंदर कैंडियन जो डायनेस्टी रहा या रूल रहा 1500 लगभग 1600 से लेके 1800 200 सालों तक, ये सिन्हालीज ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है। सिन्हालीज ग्रुप के जो मोनार्क हैं, आप उनको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, कैंडियन पीरियड में उन्होंने रूल किया और 200 सालों तक पूरे श्रीलंका में सिन्हालीज का ओवरटेक था। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है और ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है श्रीलंका में। कॉलोनियल पीरियड रहता है 1815 से 1948 तक, और इस टाइम पीरियड में जो सबसे पावरफुल कम्युनिटी श्रीलंका में बन जाती है वो है तमिल। अभी सिचुएशन पहले अलग थी, जब कैंडियन रूलर्स था तो इट मीन्स सिन्हाला जो ग्रुप हैं वो रूल कर रहे हैं अपनी कंट्री में, लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स का रूल आएगा, कॉलोनियल पीरियड आएगा श्रीलंका में, तो ये जो तमिल ग्रुप्स हैं ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पीरियस क्लास के रूप में उभरेंगे। 1803 में 2 वॉर होते हैं बेसिकली कैनेडियन जो डायनेस्टी है उसके साथ। 1803 में वॉर होता है जिसमें किंगडम ऑफ कैनेडी जो है वो जीत जाती है और ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। अगेन ब्रिटिशर्स जो है 1815 में अटैक करते हैं और श्रीलंका को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऑफिशियली श्रीलंका की यहाँ पे इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है और नाउ श्रीलंका बिकेम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। जिस तरीके से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला, महात्मा गांधी आए, उन्होंने हमारे 1900 से हम देखते हैं बेसिकली 1857 के रिवॉल्ट, और उसके बाद हम मेनली देखते हैं कांग्रेस का 1895 में फॉर्मेशन, और फिर 1900 से लेके 1947 तक किस तरीके से आई थिंक 1885 है कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन डेट है, 1947 तक का हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चलता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहता है श्रीलंका में।
ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के बाद ये लोग स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड और फ्रीडम के लिए मूवमेंट करते हैं। बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, जैसे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इधर भी श्रीलंकन कांग्रेस जो है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। 1926 में इंडियन लीडर्स श्रीलंका में विजिट करते हैं, लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, और ये यहाँ पे विजिट करके लोगों को स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। हिस्टोरिकली ये जो ग्रुप्स हैं, तमिल ग्रुप्स और सिन्हालीज ग्रुप, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली शुरू होता है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में। जैसे कि इंडिया में आप देखते हो मुस्लिम्स और हिंदू में जो ब्रिटिशर्स की बेसिकली हमेशा एक ही पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल। किस तरीके से 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया जाता है, 1906 में मुस्लिम लीग को फॉर्मेशन किया जाता है, और उसके बाद ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी ये बिल्कुल हमारे एंड फ्रीडम तक चलती है और कंट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही हिस्टोरिकल है। ऐसा नहीं है कि जो अब हम बुक में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिन्हालीज ग्रुप तमिल ग्रुप को एक्सप्लॉइट करेंगे और उनके जितने भी नीड्स हैं उनको डिसरिगार्ड करेंगे। इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लीडर जी पोनम्बलम ये आइडेंटिटीज़ जो हैं सिन्हालीज ग्रुप के रिजेक्ट कर देते हैं, और ये कब करते हैं, जब ब्रिटिशर्स कम्युनिटी पावर में आती है। देखिए होता क्या है बेसिकली, जब ब्रिटिशर्स कॉलोनी श्रीलंका पे रूल करती है तो उनको ये चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने जो कैनेडियन रूल को हराया है वो वहाँ पे सिन्हालीज ग्रुप पावर में है, और अगर वो सिन्हालीज ग्रुप को ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है, सिंपल जो ओपोजिटर ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है, वो उसको पावर देना शुरू कर देंगे। जैसे इंडिया में भी होता है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन ही इसी वजह से किया गया था ताकि जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में डिफरेंसेस क्रिएट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं तमिल्स को। बहुत ही तमिल जो है रिच, प्रोस्पीरियस, वेल एजुकेटेड, वेल्दी क्लास बन जाती है बिटवीन द ईयर्स। तब तक यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी का रूल रहता है। तो ये आप देख सकते हो, ये लीडर है वो, ये सिन्हालीज को एक तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं इनकी आइडेंटिटी को, और ख़ुद को प्राउड द्रविडियन बोलते हैं, और बोलते हैं कि नहीं, ये जो कंट्री है श्रीलंका, इस पे एक्चुअल राइट सिर्फ और सिर्फ तमिल का है, सिन्हालीज लोगों को यहाँ से जाना होगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में चलते रहते हैं। फर्स्ट तमिल और सिन्हालीज के बीच में जो राइट है, जो फाइट हम देख सकते हैं, वो 1939 में होती है। और उसके बाद ये जी पोनलम्बन ये डिमांड करते हैं 35%, उस टाइम तमिल का प्रोपोर्शन था, 65% सिन्हालीज का प्रोपोर्शन था। ये डिमांड करते हैं 50-50 इक्वल रिप्रेजेंटेटिव की, लेकिन इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। ये श्रीलंका की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ड्यूडिली सीनानायके। अब हम देखते हैं आपको बुक से मेन जो स्टडी करना है वो। तो अब आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लिया है, श्रीलंका जो है किस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी से 1948 में आज़ाद हो जाती है। 1815 से लेके स्ट्रगल चलती है 1948 तक, एंड दे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस श्रीलंका में जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जाता है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जहाँ पे लोग जो है वो वोट देंगे और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। क्योंकि प्रपोर्शन में हमेशा ही आप देखोगे, अगर कंपेयर करोगे तो सिन्हालीज ग्रुप का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू तमिल ग्रुप। इसकी वजह से जो सरकार बनी, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो सिन्हाला कम्युनिटी की होती है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में डिस्क्रिमिनेशन किया गया बिटवीन सिन्हालीज एंड श्रीलंकन तमिल्स, और श्रीलंकन तमिल्स दे वर वेरी एजुकेटेड, वेरी प्रॉस्पेरियस, वेरी दे हैड ऑल द रिसोर्सेज, बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्लास थी उस टाइम की। तो यहाँ पे जब सिन्हाला ग्रुप पावर में आती है तो ये डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें सिन्हालीज की सुपरमेसी को स्टैब्लिश करना है। सुपरमेसी का मतलब क्या है समझिए। सुपरमेसी का मतलब ये है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं सभी लोग खड़े हैं और जो फाइनल डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा उसी को एक्सेप्ट करना है। तो सुपीरियर पावर जो है वो उन्हें सिन्हालीज को बनाना है। ये सिन्हालीज गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन, और ये यहाँ पे साइन कर रहे हैं फ्रीडम के लिए। सुपरमेसी स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन कैसे? तो अभी तक जितने भी जो लॉज थे, जो सारे लॉज सपोर्ट कर रहे थे तमिल्स को और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे सिन्हालीज और तमिल्स के बीच में, इन सभी लॉज को चेंज करके श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो सबसे पहला लॉ जो चेंज करती है वो 1956 में एक एक्ट पास करते हैं
through this act they made Sinhala as a official language. Earlier English was the official language, but now they stopped using the use of English language and they have decided कि जितने भी जो वर्क होंगे, चाहे वो ऑफिसेज हो, पार्लियामेंट हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, सभी में सिन्हालीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाएगा। इससे हुआ क्या, जितने भी जो तमिल्स थे उन सबको अपनी जो जॉब्स है उससे रिज़ाइन करना पड़ा। वाई? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि रातों रात आप इंग्लिश को छोड़ के या अपनी नेटिव लैंग्वेज तमिल को छोड़ के सिन्हाली सीख लोगे और फिर आप ग्रो कर सकते हो। नहीं, तो यूनिवर्सिटीज़ से, जॉब से स्टूडेंट्स को जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को अपनी पावर्स को छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। तो पहली प्रॉब्लम जो तमिल्स को आगे हमें फेस करनी पड़ेगी चल के, वो ये इस एक्ट के थ्रू है जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। सेकेंड इज़ प्रोफेशनल पॉलिसी, प्रेफरेंस दे रहे बेसिकली, किसको ज़्यादा पसंद करते हैं और किसको ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। आप इसको शॉर्ट लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो। तो फेवर किया गया सिन्हालीज एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब में। देखिए, मैंने आपको बताया ब्रिटिश एरा में तमिल्स जो है बहुत ही एजुकेटेड क्लास थी और ऑन द अदर हैंड सिन्हालीज दे वर नॉट एजुकेटेड, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो यहाँ पे आफ्टर फ्रीडम व्हेन दे केम इनटू अ पावर, उन्होंने डिसाइड किया, स्टैंडर्डाइज पॉलिसी लेके आ गए, कोटा सिस्टम दिया गया और जिसमें ये तय किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स होने चाहिए वो सिन्हाला कम्युनिटी से होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, ए और बी, और वन इज़ बिलोंग टू सिन्हाला कम्युनिटी, अदर वन इज़ बिलोंग टू तमिल कम्युनिटी, तो जो प्रेफरेंस मिलेगी वो प्रेफरेंस दी जाएगी सिन्हाला ग्रुप को। उसके अलावा और भी इन्होंने बहुत मेजर चेंजेस किए, जैसे कि तमिल लैंग्वेज को और मीडिया को बैन कर दिया गया 1970s में थ्रू श्रीलंकन गवर्नमेंट। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑफिशियली, क्योंकि हमने पढ़ा था जो सिन्हालीज हैं वो बुद्धिज़्म रिलीजन को मानते हैं। बुद्धिज़्म की मेजर 3 ब्रांचेज हैं, आपने 2 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है, हीनयान, महायान, लेकिन जो श्रीलंका में जो ब्रांच फॉलो होती है वो तीसरी ब्रांच है जिसका नाम है थेरावादा। इसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है, थेरावादा को, बुद्धिज़्म की एक ब्रांच है। तो यहाँ पे बोला गया ऑफिशियली जो स्टेट है वो इस बुद्धिज़्म की 3rd ब्रांच को स्प्रेड करेगा। तो ये तीनों मेजर चेंजेस किए गए। आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे व्हाट 3 मेजर चेंजेस द श्रीलंकन गवर्नमेंट हैड डन आफ्टर दे केम इनटू अ पावर, या आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा श्रीलंकन तमिल्स ने कौन कौन से न्यू लॉज फ्रेम किए गए जिसकी वजह से तमिल जो लोग हैं उन्हें डिसरिगार्ड किया गया। तो ये तीनों लॉज हैं, आपको इम्पॉर्टेंट इन तीनों लॉज को अच्छे से पढ़ना है। आप देख सकते हैं श्रीलंका की जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल बनाया गया सिन्हालो को 1956 में। ये एक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। बुद्धिज़्म को पूरी तरीके से प्रमोट करना है। थर्ड जो हम बोल सकते हैं बुद्धिज़्म की 3 मेजर हमने ब्रांचेस देख ली हैं, हीनयान, महायान, थेरावादा, और यहाँ पे थेरावादा को प्रमोट किया जाता है। अब आपका सवाल क्वेश्चन में आना चाहिए दिमाग में, वो ये हाउ तमिल्स रिएक्टेड। जब गवर्नमेंट ये सब कर रही थी 1956 में उन्होंने लैंग्वेज पॉलिसी पे सबसे पहले अटैक किया। उसके बाद 1970s तक पूरी यूनिवर्सिटी के रूल्स को चेंज कर दिया गया, जॉब्स में सब चीज़ों को बदल दिया गया, और रिलीजन पे भी आप बोल सकते हो बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो श्रीलंकन तमिल का किस तरीके से अटैक होता है या रिस्पॉन्स होता है, क्या श्रीलंकन तमिल कोई बहुत बड़ा ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर्म करेगी, उनकी क्या डिमांड्स रहेंगी, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। This is Nidhi Gill signing off, and do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.